नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हैदराबाद के अवाम के लिए एक खुशखबरी। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक ज़ेरे इल्तिमा चालान पर रियायत की आखिरी तारीख को मजीद 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। अब 15 अप्रैल तक चालानात पर डिस्काउंट दिया जाएगा। क़ब्ल 31 मार्च रियायत की आखिरी तारीख मुकर्रर थी। रियासती वज़ीर दाखिला ने कहा कि जो लोग अभी तक अपने चालान अदा नहीं कर सके वो रियायत का फ़ायदा उठाएं और ई चालान वेबसाइट पर ऑनलाइन अदायगी के जरिए अपना चालान क्लियर करें। पेट्रोल डीजल के दाम चारशंबे के रोज 9 दिन में 8वीं बार बढ़े। चारशंबे को पेट्रोल डीजल पर 80 पैसे बढ़े हैं। असेंबली इंतखाबात के बाद बल्कि ज़मीनी इंतखाबात के बाद 4 नवंबर 2021 को मरकज़ ने पेट्रोल पर 5 रुपये फी लीटर टैक्स घटाकर जो राहत दी थी उसका असर अब खत्म हो चुका है, क्योंकि 9 दिन में पेट्रोल 5 रुपये 60 पैसे महंगा हो गया। अक्टूबर 2021 में 13 रियासतों की 29 असेंबली और 3 लोकसभा सीटों पर जो नतायज आए थे वो बीजेपी के हक में नहीं थे, बीजेपी के खिलाफ आए थे। उसके बाद पेट्रोल पर 5 रुपये टैक्स घटा था। मार्च में उत्तर प्रदेश समेत 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात हुए। नवंबर से मार्च तक कच्चे तेल के दाम 72.6% तक उछले, लेकिन तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए। 10 मार्च को आए असेंबली इंतखाबात के नतीजे बीजेपी के लिए अच्छे रहे। इसके 12 दिन बाद दाम बढ़ने शुरू हो गए, जबकि कच्चे तेल के दाम घट रहे हैं। मंगल के रोज कच्चा तेल 6.79% गिरावट के साथ $104.84 यानी $104.84 पर बैरल रहा। ये मैक्सिमम सतह से 31% कम है। कांग्रेस पार्टी ने चारशंबे के रोज ईंधन की कीमतों में लगातार हो रहे इजाफे के लिए मरकज पर तनकीद की और इसे मोदी हुकूमत की जानिब से की जा रही जबरन उसूली करार दिया। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्विटर पर कहा कि मोदी हुकूमत की तरफ से आम आदमी के बजट पर रोजाना हमला, रोज जबरन उसूली, रोजाना इस्तेहसाल जारी है। उन्होंने कहा कि आज 8वें दिन पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ और अब तक दाम 5 रुपये 60 पैसे फी लीटर बढ़ाए जा चुके हैं। क्या इस लूट के खत्म होने की कोई तारीख मुकर्रर है? क्या वजीर आजम आवाम को जवाब नहीं देंगे? कोई जवाब वजीर आजम के पास नहीं है। ख़ब्र गुज़िश्ता रोज यूथ कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफे और बढ़ती महंगाई को लेकर वजारत पेट्रोलियम के सामने एहतजाज किया था। हुकूमत ने मरकजी मुलाजिमीन के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स को महंगाई राहत की शरह में 3% इजाफा करने का फैसला किया, जिससे महंगाई भत्ते की शरह 34% हो गई है। ये इजाफा 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में चारशंबे के रोज मुनक़िदा मरकजी काबीना की मीटिंग में इस सिलसिले में एक तजवीज़ को मंजूरी दी गई। मीटिंग के बाद जारी एक सरकारी बयान में कहा गया कि तजवीज़ में मरकजी हुकूमत के मुलाजिमीन के लिए महंगाई भत्ता यानी DA और पेंशनर्स के लिए महंगाई रिलीफ DR की इजाफी किस्त जारी करने को मंजूरी दी गई है, जो 1 जनवरी से लागू होगी। इसमें बुनियादी यानी बेसिक सैलरी या पेंशन की 31% की मौजूदा शरह में 3% का इजाफा किया गया है। हुकूमत का कहना है कि ये इजाफा मंजूर शुदा उसूलों के मुताबिक है, जो 7वीं मरकजी तनख्वाह कमीशन की सिफारिशात पर मबनी है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के घर के पास मुजाहरा कर रहे लोगों ने चारशंबे को तोड़फोड़ कर दी। चारशंबे की सुबह 11:30 बजे भारतीय जनता युवा मोर्चा के लगभग 150 से 200 मुजाहिरीन वज़ीर आला केजरीवाल के घर IP कॉलेज के पास लिंक रोड पर मुजाहरा करना शुरू किया था। केजरीवाल ने कश्मीरी पंडितों पर कुछ रिमार्क्स किए थे। इस पर माफ़ी की मांग करते हुए ये धरना दिया गया। दोपहर करीब 1 बजे कुछ मुजाहिरीन 2 बैरिकेड्स तोड़कर CM के रिहायशगाह के बाहर पहुंच गए, जहां उन्होंने नारेबाजी की और हंगामा किया। मुजाहिरीन अपने साथ भगवा पेंट का एक छोटा डिब्बा ले आए थे, जिसे उन्होंने मेन गेट पर पोत दिया। इस हंगामे के बीच एक बूम बैरियर के साथ साथ एक CCTV कैमरा भी टूट गया। पुलिस टीम ने उन्हें फौरी मौके से हटाया और करीब 70 लोगों को हिरासत में लिया। मुलजिमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर इस वाक़े की जानकारी दी। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के घर पर
गैर समाजी अनासिर ने हमला कर दिया है। सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी बैरियर तोड़ दिए गए। गेट पर लेग बूम बैरियर भी तोड़ दिया गया। अगले ट्वीट में उन्होंने कहा कि बीजेपी के गुंडे सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर तोड़फोड़ करते रहे। बीजेपी की पुलिस उन्हें रोकने की जगह उन्हें घर के दरवाजे तक लेकर गई। आज का ये पूरा हमला बहुत सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमला किया गया, उनकी हत्या कराने के लिए किया गया। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी को हाथ लगाने की कोशिश मत करो। इस तरह से हमला करके उनकी हत्या करवाने की साजिश करोगे, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जानलेवा हमला किया है, जानबूझ के पुलिस लेके गई वहां पर बूम बैरियर के पास में, गुंडों को लेके गई, उनके सीसीटीवी कैमरे तोड़वाए गए, उनके घर के बूम बैरियर तोड़वाए गए। जो मैंने पहले कहा, फिर से दोहरा रहा हूं कि पंजाब में हार की वजह से, पंजाब में 0 सीट मिली है भारतीय जनता पार्टी को और पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। उससे पूरी तरह से बौखला गई है भारतीय जनता पार्टी। और अब वो केजरीवाल जी को जब चुनाव में नहीं हरा पा रही, जब किसी तरह से साजिशें करके नहीं हरा पा रही, तो अब वो उनको मरवाना चाहती है, उनकी हत्या कराना चाहती है। ये बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। और आज जो किया वो केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी की हत्या का एक षड्यंत्र किया है इन्होंने। बीजेपी इस हरकत पर उतर आई है कि अब अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करवाना चाहती है। वो अरविंद केजरीवाल जी को मारना चाहती है। आज पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस के साथ भारतीय जनता पार्टी के गुंडे मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी के घर पे पहुंचाए गए, उनका सीसीटीवी तोड़े गए, उनके घर के, उनके बूम बैरियर तोड़े गए, सिक्योरिटी के बूम बैरियर तोड़े गए उनके घर के, और सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने किया जाके। आज जाहिर सी बात है, बहुत साफ दिख रहा था आज कि किस तरह से बहुत सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी पे हमला किया गया। अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में नहीं हरा पा रही है, अरविंद केजरीवाल जी को पीछे नहीं कर पा रही है, तो अब अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। अरविंद केजरीवाल जी को हत्या करके उनकी खत्म करने की कोशिश कर। मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज कौर सिंधु ने हिजाब पहनने वाली खवातीन की हिमायत करते हुए कहा कि हिजाब पहनने वाली खातून जिस तरह जीना चाहे उसे जीने दे। हरनाज ने कहा कि अगर कोई लड़की हिजाब पहनती है तो ये उसकी मर्जी है, यहाँ तक कि अगर वो किसी के जेरे तसल्लुत भी है तो भी उसे आगे बढ़कर बोलने की जरूरत है, उसे जीने दो जिस तरह वो जीना चाहती है। हम मुख्तलिफ सकाफतों की खवातीन हैं और हमें एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। तो इन दिनों हमेशा लड़की को ही टारगेट क्यों करते हो आप? अभी भी मेरे को ही टारगेट कर रहे हो आप। हिजाब की बात में भी आप लड़की को टारगेट कर रहे हो। उसको जीने दो जिस ढंग से वो जीना चाहती है, उसको अपने मुकाम तक पहुंचने दो, उड़ने दो। वो उसके पैगाम है, वो उसके पर है। आप मत काटो, काटने तो अपने आप के काटो। और कुछ पूछिए मेरी जर्नी के बारे में। मैंने क्या क्या अपनी जर्नी में हर्डल्स देखी होंगी। ब्यूटी पैजेंट्स के बारे में तो कितने परसेप्शंस होते हैं। इट्स जस्ट अबाउट यू लुकिंग ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली नॉट। दैट्स जस्ट 1% of beauty pageants. It's about your confidence, it's about your voice, it's about your ideology, your personality. And are you enough courageous to bring the difference in society? Yes. वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों के तजुर्बे के बारीक तज्ज़िया और हक़ाइक़ के पेश नज़र हुकूमत ने दिल्ली के तीनों कॉरपोरेशन के इंज़माम का फैसला किया। लोकसभा में 4 शुबे को अमित शाह ने दिल्ली कॉरपोरेशन बिल 2022 पर गौर और उसे पास करने के लिए रखते हुए कहा कि जब दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को तकसीम किया गया तो तरमीम और फ़राइज़ को बगैर देखे उसके 3 हिस्से कर दिए गए। उन्होंने कहा कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तकसीम के पीछे कोई वाज़ेह मकसद और वजह नहीं थी, इसलिए मुमकिन है कि तब इस फैसले के पीछे सियासी मंशा रही हो। इस तकसीम की वजह से एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तो फायदे में रहा, लेकिन 2 दीगर पर फ़राइज़ का बोझ ज़्यादा रहा, लेकिन रेवेन्यू कम हो गई। ये तकसीम जल्दबाजी में की गई थी। दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष जब यहाँ आते हैं तो राजधानी का उनका मुलाकात बहुत स्वाभाविक होता है। उसको दृष्टिगत रखते हुए इस सिविक सेवाओं की जिम्मेदारी का निर्वहन दिल्ली के तीनों कॉरपोरेशन ढंग से उठा पाए, वो बहुत जरूरी है। पहले
यहां पर एक ही नगर निगम हुआ करता था। उसका विभाजन कर कर 3 नगर निगम बनाए गए। माननीय अध्यक्ष जी, थोड़ा पीछे में सदन को ले जाना चाहूंगा। 1883 से पंजाब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट के तहत दिल्ली नगर निगम चल रहा था। 1957 में दिल्ली नगर निगम की एक्ट के द्वारा स्थापना हुई और 1993 और 2011 में संशोधन हुए और अंततोगत्वा उत्तरी नगर निगम दिल्ली, दक्षिणी नगर निगम दिल्ली और पूर्वी नगर निगम दिल्ली 3 निगमों में इसका बंटवारा हुआ। बंटवारे के कारण, बंटवारे के पीछे की मंशा मैंने पूरे गृह विभाग की फाइलें खंगाली है, बहुत स्पष्टता से मालूम नहीं पड़ती। इसलिए मैं मेरी मर्यादा भी सदन के सामने रखता हूं, क्योंकि मुझे बताना चाहिए था सदन को इस निगम का बंटवारा क्यों हुआ था, किस आशय से हुआ था, क्या ध्येय को सामने रखकर किया गया था। मगर जितना आप तो मंत्री नहीं दे रहा था उस वक्त, फाइल मैंने देखी है, ऐसा भी नहीं लिखा है, ऐसा भी नहीं लिखा है। मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने चारशंबे को लोकसभा को बताया कि करीब 7 करोड़ सीनियर सिटीजन करीब 2 वर्षों से बिना किसी डिस्काउंट के ट्रेनों से सफर कर रहे हैं और अभी इस छूट को बहाल करने का कोई इरादा नहीं है। रेलवे ने ये सहूलत मार्च 2020 में कोरोना वबा की वजह से लॉकडाउन के दौरान जो हालात थे उसके पेश नजर ली थी। आज उन्होंने अपने बयान में कहा कि अभी इस छूट को बहाल करने की कोई स्कीम नहीं है। आप खुद जानते हो कि आप भारत संचार निगम लिमिटेड मुंबई और दिल्ली एमटीएनएल मुंबई, आज भी हम हवाई अड्डे पर जाएं, हवाई अड्डे क्यों, इनके आप आदरणीय स्पीकर साहब के चेंबर में जाइए, आपको बीएसएनएल का नेटवर्क नहीं मिलता। तो ये जो चीजें हो रही है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरी विनती है आपसे कि खास करके एमटीएनएल दिल्ली मुंबई ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सेक्टर है, वहां भी ध्यान देने की आवश्यकता है। बीएसएनएल के बारे में सर मैं आपको एक सुझाव देता हूं, आपने अभी वोडाफोन आइडिया उनके लिए जो लोन है उसको इंटरेस्ट को, उसके इंटरेस्ट को सरकार इक्विटी करने जा रही है। इसका मतलब सरकार उसमें शेयर होल्डर बनने वाली है। तो सरकार वोडाफोन आइडिया के टावर और बीएसएनएल के टावर दोनों इकट्ठे करें तो और ज्यादा अच्छी सर्विस मिल सकती है। क्या सरकार उस बारे में प्रयास करेगी और एमटेल के बारे में क्या करने वाली? माननीय अध्यक्ष जी, हम सब जानते हैं कि बीएसएनएल और एमटीएनएल की सिचुएशन के लिए कौन दायी है और इस सदन में कई बार इस पे चर्चा हो चुकी है। मैं उसके ऊपर क्या स्टेप्स लिए और उसके कारण बीएसएनएल आज कई वर्षों के बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में पहुंचा है, इस चीज को एक्नॉलेज करना चाहिए। 2019 के 69,000 करोड़ के पैकेज के बाद में बीएसएनएल एक स्टेबल एंटिटी बना है और अब उसके बाद में सर इस बार बजट में 44,720 करोड़ रुपए का प्रोविजन आया है। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत गर्व के साथ आपको कहना चाहूंगा कि भारत के इंजीनियर्स ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो संकल्प लिया, अपना 4G, भारत का अपना 4G कोर नेटवर्क, अपना रेडियो नेटवर्क बनके तैयार हो गया है। खूब शीघ्र इसका रोल आउट चालू होगा और पूरी दुनिया में आज लोग इस चीज को आश्चर्य से देख रहे हैं कि भारत ने इतनी जल्दी कैसे अपना 4G तैयार किया और इसी 4G के ऊपर बिल्डअप होता है 5G। तो उसकी भी पूरी तेजी से इस साल के अंत तक करीब साइंटिस्ट। मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी आज ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार के जरिए पार्लियामेंट पहुंचे और उन्होंने पार्लियामेंट के अहाते में इस कार से सफर करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार की खुसूसियात से अरकान पार्लियामेंट को वाकिफ करवाया। ये कार, जिसे फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल कहा जाता है, ये ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार है। इसे मरकजी हुकूमत बड़े पैमाने पर प्रमोट कर रही है। हर भारत बनाने का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसके अनुरूप आज 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट होता है हमारे
पेट्रोल, क्रूड ऑयल, डीजल। तो हम लोग आत्मनिर्भर बनना है तो हमें अपने देश में इसका उत्पादन करना होगा, और इसके लिए ट्रांसपोर्ट विभाग की ओर से हमने इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी, इलेक्ट्रिसिटी और ग्रीन हाइड्रोजन पे काम किया है। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब होता है जो पानी से निकलता है वो हाइड्रोजन, उसके ऊपर गाड़ी चलती है। तो इसमें ऐसा है कि मेरा प्रयास ये है कि मैंने अर्बन मंत्री पुरी जी को रिक्वेस्ट की है कि हमारी महानगर पालिका में सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट ये बहुत बड़ी समस्या है। अभी हमने हमारे यहाँ मथुरा में हाइब्रिड एन्युटी में 80 mld स्लज को कन्वर्ट करके वो शुद्ध पानी इंडियन ऑयल को दिया और 20 करोड़ साल के मिलते हैं। मैं जो वाटर रिसोर्स मंत्री था, तो पानी जो ऐसा गंदा पानी है उसको अच्छा करना, और रूफ टॉप में सोलर और विंड मिल लगा कर, क्योंकि इसमें ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में 70% कॉस्ट पावर की है, तो पावर सस्ती हो जाएगी। तो ये जो है ये पेट्रोल डीजल की तो तुलना में छोड़ो, ये इलेक्ट्रिक से थोड़ा ज़्यादा, यानी 2 रुपये किलोमीटर तक आए, ऐसा हमारा प्रयास है। इलेक्ट्रिक तो 1 रुपये किलोमीटर और पेट्रोल 10 रुपये है, तो उस तुलना में आज जो एवरेज खर्चा आता है, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं तो स्वाभाविक से पानी मुफ्त मिल जाएगा, पावर 1.5 रुपये 2 रुपये में हो जाएगी, और 70% पावर है। और जब इसमें पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग होंगे तो हाइड्रोजन को कॉम्प्रेस करना पड़ेगा एक बार तक, विशिष्ट बार तक, तो उसके लिए हम लोग जनरेटर यूज़ करेंगे, वो इथेनॉल बेस करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से ये गाँवों में, शहरों में, नगर परिषद और महानगर पालिका क्षेत्र में ये होगा। दूसरा ऐसा है कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो कचरा है, उसमें ग्लास, मेटल और प्लास्टिक अलग करके उस कचरे को बायोडाइजेस्टर में डालकर मीथेन तैयार करके उससे भी ये ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रीन हाइड्रोजन ये पानी से या ऑर्गेनिक वेस्ट से बनता है। ब्लैक और हाइड्रोजन है वो कोयले से बनता है, और ब्राउन हाइड्रोजन जो होता है वो पेट्रोलियम से बनता है। हमें हाइड्रोजन जो चाहिए वो ग्रीन चाहिए, ताकि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसलिए ये पहली कार है, इसके स्टैंडर्ड्स भी हमने तय किए हैं, और ये जो स्टैंडर्ड्स तय किए हैं उसके आधार पर मुझे पता है कि निश्चित रूप से अब ये मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू होगी, ग्रीन हाइड्रोजन की निर्मित भी होगी, इसके स्टेशन भी होंगे, देश का इंपोर्ट भी बचेगा, और साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इसके कारण एक नए रोजगार भी निर्माण होंगे। और केवल हम हाइड्रोजन जो है 3000 करोड़ का मिशन भारत सरकार ने शुरू किया है। हम हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करने वाले, एनर्जी को एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री बनेंगे। स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जहाँ जहाँ कोयला यूज होता है, गैस यूज होता है, वहाँ ग्रीन हाइड्रोजन यूज होगा, और ये पर्यावरण। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि वो सोशल मीडिया के जरिए फैलाए जाने वाली नफरत अंगेज मुहिम्मात को रोकने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरगर्म अमल है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर ममलिकत राजीव चंद्रशेखर ने चारशंबे के रोज लोकसभा में वक्फे सवालात के दौरान एक ज़मीनी सवाल के जवाब में कहा कि मुख्तलिफ ऐप्स और सोशल मीडिया पोर्टल्स पर नफरत अंगेज मुहिम चलाई जा रही है। हुकूमत अवाम के मसाइल पर संजीदगी से काम कर रही है। Social media to create public order problems and law and order problems around the country. Sir, it is true that while the internet and technology has empowered and transformed and been a platform for good, that user harm, criminality and fake news type of issues are also on the rise. तो मैं आप जो कह रहे हैं उसके साथ मैं एम्पथाइज करता हूं, लेकिन हमारा जो अप्रोच है इसको मैंडेटरी बनाना नहीं है। और आप अगर आंसर में देखोगे, as per rule 4.2 of the intermediary guidelines that were issued in February 2021, a significant social media intermediary वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोविड वबाई अमराज के असरात और सूरत हाल के पेश नज़र खलीज बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन में इलाकाई सलामती और मशगूलियात को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। यूक्रेन में खित्ते के ममालिक की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए एक रोड मैप तैयार करने के लिए तंजीम के सेक्रेटेरिएट को $1 मिलियन की रकम देने का ऐलान किया गया। आज हमारे बिम्स्टेक चार्टर को एडॉप्ट किया जा रहा है।
एक संस्थागत आर्किटेक्चर की ओर हमारे प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए मैं अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त करता हूं। चार्टर में हमने हर 2 साल में समिट मीटिंग्स और सालाना विदेश मंत्रियों की बैठक का निर्णय लिया है। मैं इसका स्वागत करता हूं। अब हमें अपना ध्यान इस बात पर फोकस करना चाहिए कि इस आर्किटेक्चर को और मजबूत कैसे बनाया जाए। इस संदर्भ में सेक्रेटरी जनरल का सुझाव है कि एक एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप का गठन किया जाए जो एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेगा। मैं इस सुझाव से सहमत हूं। बिम्स्टेक हमारी अपेक्षाओं को पूरा करे, इसके लिए सचिवालय की क्षमता को बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है। मेरा सुझाव है कि सेक्रेटरी जनरल पर इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक रोड मैप बनाएं। यह महत्वपूर्ण कार्य समय और अपेक्षा के अनुरूप पूरा हो। इसके लिए भारत सचिवालय के ऑपरेशनल बजट को बढ़ाने के लिए $1 मिलियन की वित्तीय सहायता देगा। एक्सेलेंसीज, हमारे आपसी व्यापार को बढ़ाने के लिए बिम्स्टेक एफटीए के प्रस्ताव पर शीघ्र प्रगति करना आवश्यक है। हमें अपने देश के उद्यमियों और स्टार्टअप्स के बीच आदान प्रदान भी बढ़ाना चाहिए। इसी के साथ हमें ट्रेड फैसिलिटेशन के क्षेत्र में इंटरनेशनल नॉर्म्स को अपनाने का भी प्रयत्न करना चाहिए। इससे इंट्रा आज उत्तर प्रदेश के जेर बहस लखीमपुर खीरी मामले के मुलजिम आशीष मिश्रा की जमानत मनसूख हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने चारशंबे के रोज उत्तर प्रदेश हुकूमत से कहा कि लखीमपुर तशद्दुद मामले की तहकीकात की निगरानी करने वाले जज ने आशीष मिश्रा को दी गई जमानत को मनसूख करने की सिफारिश की है। इस मामले में जवाब तलब किया गया है। चीफ जस्टिस एनवी रमना की सरबराही और जस्टिस सूर्यकांत और हिमा कोहली पर मुश्तमिल बेंच ने उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से पेश होने वाले वकील से सवाल किया कि मॉनिटरिंग जज की रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि उन्होंने जमानत मंसूख करने की सिफारिश की थी। इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? बेंच ने कहा कि एसआईटी के पास एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला उत्तर प्रदेश को 2 तहरीरी मकतूब पेश किए थे। उत्तर प्रदेश हुकूमत की नुमाइंदगी करने वाले सीनियर वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि उन्हें मकतूब की मालूमात नहीं है और इस मामले में हिदायत लेने के लिए कुछ वक्त दिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि निगरान जज ने सिफारिश की है कि मिश्रा को दी गई जमानत को चैलेंज किया जाना चाहिए। जेठमलानी ने इस मामले में जवाब देने के लिए 5 मिनट का वक्त मांगा। मुतासरीन के अहले खाना की तरफ से पेश होने वाले सीनियर वकील दुष्यंत दुबे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को या तो हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक लगानी चाहिए या मिश्रा को दी गई जमानत को मनसूख करना चाहिए। दुबे ने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है। जेठमलानी ने कहा कि उन्होंने एडिशनल होम सेक्रेटरी से बात की है और उन्हें जांच की निगरानी करने वाले जज की तरफ से मकतूब मौसूल नहीं हुए। बेंच ने कहा कि जज के मकतूब की एक कॉपी रियासती हुकूमत को दी जानी चाहिए। समाअत की अगली तारीख 4 अप्रैल मुकर्रर की गई है। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव के गैर मुल्की दौरों पर सवाल उठाते हुए बहुजन समाज पार्टी सरबराह मायावती ने चारशंबे को कहा कि असेंबली स्पीकर सतीश महाना के गैर मुल्की दौरों की आड़ में एसपी सदर अपनी उन कमियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं जिसका शिकार भारतीय जनता पार्टी उनको अक्सर बनाती रही है। मायावती ने ट्वीट में लिखा कि नवमुंतखब यूपी असेंबली स्पीकर सतीश महाना के मुतअद्दिद दफा बैरून ममालिक दौरों की आड़ में अपोजिशन लीडर अखिलेश यादव का अपने बैरून मुल्क दौरों को तरक्की के बहाने मुनासिब ठहराने की कोशिश, उनकी कमियों पर पर्दा डालने की कोशिश है जिसका शिकार बीजेपी उनको अक्सर बनाती रही है। क्या ये सही है? उन्होंने कहा कि जामे तरक्की के लिए सही सोच, विजन जरूरी है जो बगैर बैरून ममालिक दौरे के भी मुमकिन है। ऐसा बीजेपी हुकूमत ने ताज एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए साबित करके दिखाया है। जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल खिलाफा श्रीनगर की सुरटैंग रानावाली इलाके में शबाना तसादुम आराई के दौरान पुलिस ने 2 मकामी जंगजुओं को मार गिराने का दावा किया है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर रेंज के मुताबिक एक महलू जंगजू के कब्जे से
मीडिया का शनाख्ती कार्ड बरामद हुआ है। पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि हिफाजती अमले को ये इत्तला मौसूल हुई है कि मिलिटेंट पायन शहर के सुट टैंक रानावारी इलाके में छुपे बैठे हैं, तो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्तरका तौर पर उस इलाके को मुहासरे में लिया और उन्हें ढूंढ निकालने के लिए कार्रवाई शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि फरार होने के तमाम रास्ते मजदूर पाकर जंगजुओं ने हिफाजती अमले पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। चुनाचे सलामती अमले ने भी पोजीशन संभालकर जवाबी कार्रवाई का आगाज किया और इस तरह से तरफेन के माबीन झड़प शुरू हो गई। तर्जुमान ने बताया कि कुछ अरसे तक जारी रहने वाली इस झड़प में 2 मिलिटेंट्स मारे गए हैं, जिनके कब्जे से असलहा और गोला बारूद और काबिल एतराज मवाद बरामद किया गया। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में 80 साल की बुजुर्ग खातून की तबीयत खराब होने पर अस्पताल ले जाने के लिए अफराद खानदान ने एम्बुलेंस बुलाई। कई घंटे इंतजार के बाद भी जब एम्बुलेंस नहीं आई तो बुजुर्ग की 4 बेटियां उन्हें खाट समेत उठाकर मकामी हेल्थ सेंटर ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद भी उनकी मुसीबतें कम नहीं हुई, क्योंकि एम्बुलेंस के बाद बुजुर्ग के लिए लाश ले जाने वाली गाड़ी भी नहीं मिली। मजबूरन चारों बेटियां बुजुर्ग मां की लाश को खाट पर लादकर 2 घंटे में 5 किलोमीटर दूर अपने घर पहुंची। उनके साथ छोटी बच्ची भी थी। ये वाकया रीवा के महसूबा गांव का है। क्या समस्या है माता जी इनको? क्या हो गया है? तो एम्बुलेंस के लिए पैसा नहीं है क्या? प्रशासन कोई व्यवस्था नहीं की? ये कह रहा हूँ, एम्बुलेंस नहीं मिल सकती इनको जाने के लिए यहाँ पे? क्या? कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग? हेलो, मुसलमान रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने की आमद की तैयारियां कर रहे हैं। अरब ममालिक ने गुज़िश्ता 2 साल के दौरान गैर मामूली हालात के बाद कोरोना वायरस के खिलाफ इक़दामात में नरमी का फैसला किया है और इस महीने के लिए इबादत, रूहानियत और रमजान दस्तरखानों की वापसी की इजाज़त दे दी है। कोरोना के इक़दामात ने साल 2020 और 2021 में रमजानुल मुबारक की रूहानियत को इज्तिमाई सतह पर बुरी तरह मुतासिर किया। लोग घरों में बंद होकर रह गए थे। घरों में इज्तिमाई इफ्तारियों और पब्लिक प्लेसेस पर इफ्तार के तमाम प्रोग्राम खत्म कर दिए गए थे। यहाँ तक कि मसाजिद में इज्तिमाई नमाज तरावी के बजाय उसे घरों में इनफरादी नमाज तक महदूद किया गया। मसाजिद में रमज़ान के दौरान इतिकाफ की भी इजाज़त नहीं थी। ताहम इस साल रमज़ान का महीना, जो कि फल्कियाती तौर पर 2 अप्रैल को मुतवक्को है, एक नए रूप के साथ लौट रहा है। अरब ममालिक ने रमज़ान के मौके पर इबादत और सरगर्मियों की इजाज़त दे दी है, जो गुज़िश्ता 2 साल से ममनुआ थी। उम्मीद है कि इतिकाफ, तहज्जुद, तरावी, मसाजिद में रमज़ान के अज़बाक, इफ्तार पार्टियाँ और इस मौके से वाबस्ता विरसा और फनी सरगर्मियाँ पूरी क़ुव्वत के साथ लौट आएंगी। हालिया महीनों में ज़्यादातर अरब ममालिक में कोरोना वायरस से इन्फेक्शन और अमवात की शरह में नुमायाँ कमी देखी गई, जिसकी वजह से उनमें एहतियाती तदाबीर में नरमी की गई है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने चारशंबे के रोज़ दावा किया कि उनकी हुकूमत गिराने के पीछे गैर मुल्की साजिश थी और जल्द ही इस मामले की तस्दीक के लिए अवाम के सामने एक खत वो पेश करेंगे। इमरान खान ने कहा कि जमहूरियत में सियासी बहरान कोई नई बात नहीं है, लेकिन उनकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद एक गैर मुल्की साजिश है। उन्होंने कहा कि हमारे कौमी मफादात के खिलाफ बैरूनी ताकतों की ईमा पर मुल्क चलाने का काम किया जा रहा है। गैर मुल्कियों को पसंद नहीं था। हमारी हुकूमत में मुल्क इतना अच्छा कैसे कर सकता है। उन्होंने कहा कि उनके पास इस इल्ज़ाम का सबूत है जो अवाम के सामने वो पेश करेंगे। आखिर में देखते हैं रूस और यूक्रेन के जंग के हालात। रूस और यूक्रेन के बीच जंग 35वें दिन भी जारी है। हालांकि जंग की आंच अब तब कुछ कम होती नजर आई जब रूसी फौजियों के कीव से पीछे हटने की खबर आई, लेकिन यूक्रेन जनरल स्टाफ का कहना है कि रूस यूक्रेनी आर्मी का ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ कुछ यूनिट्स का रोटेशन कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिकी ओहदेदारों का कहना है कि कैफ के आसपास दिख रही रूसी फौज की मूवमेंट उसकी वापसी का नहीं, बल्कि रीडिप्लॉयमेंट यानी फौजियों को नए सिरे से तैनाती का इशारा दे रहा है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।